India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश प्रशासन और पुलिस के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। ये याचिका कथित तौर पर 17 से 21 दिसंबर के बीच गाजियाबाद में यति नरसिंहानंद द्वारा आयोजित की जा रही धर्म संसद को रोकने के लिए कदम उठाने के अंदर विफल रहने के लिए दायर की गई। यति नरसिंहानंद मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर सांप्रदायिक बयान देने का इतिहास रखते हैं और साथ ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारियों से कहा है कि वे ये सुनिश्चित करने के लिए सभी एहतियाती कदम उठाएं कि कोई नफरत फैलाने वाला भाषण न हो। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने उत्तर प्रदेश प्रशासन से कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि नफरत फैलाने वाले भाषणों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन किया जाए। सीजीआई ने यूपी राज्य की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज से कहा है कि कृपया इस बात पर नजर रखें कि क्या हो रहा है। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। सिर्फ इस तथ्य का मतलब ये नहीं कि हम सुनवाई नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उल्लंघन होना चाहिए। मामला सुनवाई के लिए आया तो सीजीआई खन्ना ने याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण से कहा है कि वे अधिकारियों से संपर्क करें और भूषण ने जवाब दिया है कि अधिकारियों को अभ्यावेदन दिए गए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कि सीजीआई ने तब कहा कि हाईकोर्ट से संपर्क किया जा सकता है। सीजीआई ने विचार व्यक्त किया कि ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट से संपर्क करने वाला पहला न्यायालय नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि पहले भी नफरत फैलाने वाले भाषणों के मामले में न्यायालय ने इसी तरह का रुख अपनाया था। भूषण ने जब कहा कि यति नरसिंहानंदन कई नफरत फैलाने वाले भाषणों के मामले में जमानत पर हैं तो सीजीआई ने कहा है कि उल्लंघन होने पर जमानत रद्द करने की मांग की जा सकती है। पीठ ने आदेश में कहा है कि हम सुनवाई के लिए इच्छुक नहीं हैं। हम पहले के आदेशों को दोहराते हैं और जिलाधिकारी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी एहतियाती उपाय करें। पंजाब हरियाणा की सीमा पर स्थित शंभू बॉर्डर को खोलने के मामले पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट दोबारा सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान जगजीत सिंह डल्लेवाल अस्पताल से ऑनलाइन कोर्ट में कनेक्ट किए गए क्योंकि पंजाब के एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया है कि डल्लेवाल अपनी बात सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा है कि हमें उनको सुनने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता उनकी सेहत है। इस दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि हम ऐसे सुनवाई नहीं करेंगे। उन्होंने वीसी संचालित करने वाले कंट्रोल रूम को कहा है कि बिना उनकी इजाजत के किसी को इसमें न कनेक्ट किया जाए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा है कि अपने अधिकारियों और राज्य मशीनरी को अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहने को कहें। वहीं पंजाब के लिए पेशा वकील से कोर्ट ने कहा है कि वह कल तक डल्लेवाल की जांच रिपोर्ट कोर्ट को सौंप देंगे और शंभू बॉर्डर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत के नेतृत्व वाली 2 सदस्यीय पीठ ने सुनवाई की। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत को लेकर कोर्ट ने कहा है कि पंजाब सरकार से कहा है कि डल्लेवाल से चिकित्सा सहायता लेने के लिए कहें, कम से कम उनकी ब्लड रिपोर्ट तो दिखाओ। जस्टिस कांत ने कहा है कि आपके अधिकारी चिकित्सा सहायता देने के बजाय डल्लेवाल को अदालत के मंच पर लाने के लिए उत्सुक क्यों हैं। 70 साल से ज्यादा उम्र का शख्स जो 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठा है, ये कौन है? ये डॉक्टर जो बिना टेस्ट के कहता है कि वो ठीक है। कल दोपहर 12:30 बजे हम आगे सुनवाई करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पंजाब एजी गुरमिंदर सिंह ने कहा है कि बहुत कुछ है जिसे हम रातों रात प्रतिबंध करने में सक्षम हुए। वरिष्ठ अधिकारी ने डल्लेवाल से बात की और शुरुआत में विरोध हुआ, लेकिन अब साइट पर हमारे पास चिकित्सा विशेषज्ञ हैं जो कि उनकी निगरानी कर रहे हैं। हवेली नाम की एक
जगह है, हमने उसे अस्पताल में तब्दील कर दिया है, इसे अस्पताल घोषित कर दिया और सभी सुविधाएं वहां आपातकालीन स्थिति के लिए रखी गई है। दिल्ली प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसने सभी राज्यों और एनसीआर क्षेत्र को निर्देश दिया है कि वे ग्रैप यानी कि जीआरएपी 4 से प्रभावित सभी श्रमिकों को गुजारा भत्ता दें और इसके अलावा राज्य सरकारें भी पता लगाएं कि कौन से श्रमिक जीआरएपी 4 से प्रभावित है। मजदूरों को मुआवजा देने पर विचार नहीं किया गया तो हम राज्यों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई पर विचार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर राज्यों से 5 जनवरी तक हलफनामा मांगा है और जस्टिस अभय एस ओक ने कहा है कि सरकारों को श्रमिकों को भत्ता देने के लिए सिर्फ पोर्टल पर होने वाले रजिस्ट्रेशन पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्य सचिव को फटकार लगाई है। कोर्ट ने निर्माण कार्य पर रोक के दौरान मजदूरों को मुआवजे का भुगतान नहीं करने पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने दिल्ली समेत एनसीआर राज्यों को ग्रैप 4 से प्रभावित मजदूरों को मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर श्रमिकों को गुजारा भत्ता देने के संबंध में जारी अदालत के निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो हम राज्य सरकारों के खिलाफ अदालत की अवमानना के तहत कार्रवाई शुरू करेंगे। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पूरे साल पटाखे जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है। दिल्ली में पटाखों की बिक्री, भंडारण और व्यापार पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। वायु प्रदूषण संकट से संबंधित मामले की सुनवाई के साथ ही सुप्रीम कोर्ट पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए की गई कार्रवाई की निगरानी भी कर रहा है। हरियाणा ने कहा है कि वो केवल हरित पटाखों की अनुमति देगा और राजस्थान ने कहा है कि उसने एनसीआर क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि उसने पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का फैसला नहीं किया है। राज्य सरकारों के अलग अलग रुख को देखते हुए कोर्ट ने कहा है कि प्रतिबंध तभी प्रभावी होगा जब एनसीआर का हिस्सा बनने वाले सभी राज्य एक फैसला लेंगे और कोर्ट ने आदेश दिया है कि फिलहाल हम यूपी और हरियाणा को दिल्ली द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के समान प्रतिबंध लगाने का निर्देश देते हैं। फिलहाल इस मसले पर राज्य सरकारें को अगले 5 साल जनवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है। कोर्ट जनवरी 2025 में सुनवाई में पटाखों के प्रतिबंधों और अन्य मुद्दों को आगे जारी रखने पर विचार किया जाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई महानगर पालिका के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि बुलडोजर मामले में एक गुरुद्वारे को गिराने के अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से गिराया गया। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की खंडपीठ ने यह आदेश पारित करते हुए निर्देश दिया है कि अगली तारीख तक यथास्थिति बरकरार रखी जाए। अधिकारियों की कार्रवाई की निंदा करते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को अवगत कराया कि गुरुद्वारा को ध्वस्त कर दिया गया था और पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब ले जाया गया था। उन्होंने आगे आग्रह किया है कि समकालीन दस्तावेज साइट पर गुरुद्वारा के अस्तित्व की पुष्टि करेंगे। इस बिंदु पर जस्टिस विश्वनाथन ने वकील की ओर से इशारा किया कि अधिकारियों के अनुसार ये एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन स्थल था और हालांकि वकील ने जवाब दिया कि साइट ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग के कर्मचारियों के लिए घरों के निर्माण के लिए आधारित थी और उन्होंने ये भी बताया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग ने सहायक नगर आयुक्त को पत्र लिखकर विषय संरचना को दरगाह बताया है। विध्वंस से पहले कोई नोटिस जारी किया गया था और इस सवाल के जवाब में वकील ने जवाबनामे दिया और उन्होंने आगे बताया कि मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा 314 को विध्वंस करने के लिए लागू किया गया है और ये कहते हुए कि विषय संरचना एक सड़क जल निकाय पर है। यथास्थिति बनाए रखने की प्रार्थना करते हुए उन्होंने बताया कि निर्माण स्थल पर निर्माण बीम लगा दिए गए हैं। कथित रूप से उल्लंघन किए गए आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर को पारित किया था। इस आश्रय के लिए देश में इसकी अनुमति के बिना कोई विध्वंस नहीं होना चाहिए। हालांकि स्पष्ट किया गया था कि यह आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइन या जल निकायों पर अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा। इसी तरह की 2 अन्य अवमानना याचिकाएं दायर की गई हैं जिसमें अदालत के 17 सितंबर के आदेश का जानबूझकर उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। इनमें से एक असम के निवासियों द्वारा किया गया है। दूसरा मामला गुजरात सरकार द्वारा पीर हाजी मंगरोली शाह दरगाह को तोड़े जाने की निंदा करने के खिलाफ दायर किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 5 मिली से 2 लीटर तक की छोटी मात्रा में पैक करके बेचा जाने वाला दूध, माफ कीजिएगा, शुद्ध नारियल तेल केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985 के तहत खाद्य तेल के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अगर इसे कॉस्मेटिक के रूप में पैक करके बेचा जाता है तो इसे हेयर ऑयल के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की पीठ इस कानूनी मुद्दे पर विचार कर रही थी और कि क्या 5 मिलीलीटर से लेकर 2 लीटर तक की छोटी मात्रा में पैक और बेचे जाने वाले शुद्ध नारियल तेल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1985 में पहली अनुसूची के अनुसार खाद्य तेल या हेयर ऑयल के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। 15 साल पुराना विवाद राजस्व अधिकारियों द्वारा 25 जून 2008 को सीमा शुल्क और सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल के निर्णय को चुनौती देने वाली अपीलों के लिए एक समूह से उपजा है। वर्तमान अपीलें कुल 159 करोड़ रुपए के राजस्व और दंड से संबंधित है। तथ्यों के अनुसार 2009 में राजस्व ने फरवरी 2005 से फरवरी 2007 तक की अवधि से संबंधित 8 अपीलें सुप्रीम कोर्ट में दायर की। इसमें से 4 अपीलें मैसर्स मैरिको लिमिटेड के खिलाफ थी, जो पैराशूट ब्रांड नाम से नारियल तेल बनाती है और बेचती है। अन्य 4 अपीलें मैरिको के पुडुचेरी स्थित जॉब वर्कर्स, मैसर्स ऐश्वर्य इंडस्ट्रीज, मैसर्स मोरेश्वर इंडस्ट्रीज, मैसर्स शिवम एंटरप्राइजेज और मैसर्स सौपनिका एंटरप्राइजेज के खिलाफ थी, जिन्होंने थोक नारियल तेल को 50 मिली से लेकर 2 लीटर तक के छोटे कंटेनर्स में दोबारा पैक किया था। और जुलाई 2007 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों ने इस आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी किया कि इन कंपनियों द्वारा बेचे जाने वाले नारियल तेल को हेयर ऑयल के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। 2008 में अधिकारियों ने आरोपों की पुष्टि की और मैरिको और उसके जॉब वर्कर्स पर उत्पाद शुल्क, ब्याज और जुर्माना लगाया। हालांकि जब कंपनियों ने सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल में अपील की तो ट्रिब्यूनल ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। नतीजतन राजस्व विभाग मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गया। सुप्रीम कोर्ट ने आगामी दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन या DHCBA चुनावों में महिला वकीलों के लिए 3 पद आरक्षित करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा जिला बार एसोसिएशन में कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कोषाध्यक्ष के पद के साथ अन्य पदों में से 30% पद महिला वकीलों के लिए आरक्षित रहेंगे। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की पीठ ने मामले की सुनवाई की। बताया जाता है कि DHCBA में आरक्षित 3 पदों में से पहला कोषाध्यक्ष का, दूसरा नामित सीनियर सदस्य कार्यकारी का और तीसरा जो है वो बताई जा रहा है कि डेजिग्नेशन श्रेणी के सदस्य के लिए है। आरक्षण केवल आगामी चुनावों के लिए प्रायोगिक आधार पर निर्देशित किया गया और चुनाव निर्धारित तिथि जो भी तय की है उस पर आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। तो बता दें आपको, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, ये कहा जा रहा है कि कोर्ट ने पहले DHCBA को आगामी चुनावों में महिला वकीलों के लिए उपाध्यक्ष का पद आरक्षित करने के ऊपर विचार करने के लिए कहा था। पीठ ने ये निराशाजनक पाया कि वर्ष 1962 से अब तक बार की एक भी महिला अध्यक्ष नहीं रही। इसके बाद न्यायालय ने आदेश दिया कि DHCBA में पदों के लिए महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। साथ ही निर्देश दिया कि कोषाध्यक्ष का पद महिला सदस्यों के लिए आरक्षित करने की वांछनीयता पर विचार करने के लिए DHCBA की आम सभा की बैठक आयोजित की जाए। इस आदेश में अनुसरण के अंदर DHCBA ने एक प्रतिक्रिया दायर की है, जिसमें आग्रह किया गया कि याचिकाओं को खारिज कर दिया जाए और मामले को दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष जारी रखने की अनुमति दी जाए। कहा गया कि 7 अक्टूबर को एक GBM आयोजित की गई, जिसमें आम सभा के सदस्यों ने प्रस्ताव पारित किया है कि वे DHCBA की कार्यकारी समिति की सीटों में आरक्षण के पक्ष में नहीं है। न्यायालय दिल्ली के एडवोकेट निकायों अर्थात काउंसिल ऑफ दिल्ली बार एसोसिएशन और साथ ही सभी जिला बार एसोसिएशंस में महिला वकीलों के लिए आरक्षण की मांग वाली याचिका यानी 3 याचिकाओं पर विचार कर रहा था।
कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या से उत्पन्न एक अन्य घटनाक्रम में पीड़ित लड़की के माता पिता ने घटना की सीबीआई जांच को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मामले की नई सिरे से जांच की मांग की है। मुख्य आरोपी संजय राय के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में चल रहा मुकदमा है और ऐसे में घटना के बाद कथित कवर अप साजिश में शामिल 2 अन्य आरोपी जिसमें पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी शामिल है को सीबीआई द्वारा निर्धारित 90 दिन की अवधि के भीतर उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने में विफल रहने के कारण जमानत दे दी गई है, जिससे पहले घटना के तुरंत बाद पीड़िता के माता पिता ने राज्य पुलिस की जांच के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसे बाद में सीबीआई को सौंप दिया गया था। सीबीआई सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी समय समय पर स्टेटस अपडेट दाखिल करती रही है और माता पिता की वर्तमान याचिका का उल्लेख जस्टिस तीर्थकर घोष के समक्ष किया गया, जिन्होंने इसे सोमवार को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल परिसर में अगस्त महीने में एक जूनियर महिला डॉक्टर के साथ हुई बलात्कार और हत्या की भयानक घटना के मामले में कोलकाता की विशेष अदालत में अब तक 50 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। ये सुनवाई बंद कमरे में इन कैमरा प्रक्रिया के तहत हो रही है और अब तक की कार्रवाई से जुड़ी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। विशेष अदालत में ये सुनवाई फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के तहत प्रतिदिन हो रही है। इस मामले में मुख्य आरोपित और सिविक वॉलंटियर संजय रॉय का बयान शुक्रवार को दर्ज किया जा सकता है। रॉय के वकील की ओर से नए गवाहों का प्रस्ताव दिया जा सकता है, जिन्हें सूची में शामिल कर उनके बयान भी दर्ज किए जा सकते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने MUDA घोटाला मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनकी पत्नी तथा साले सहित उनके परिवार के खिलाफ लोकायुक्त की रिपोर्ट दाखिल करने को टाल दिया। यह घटनाक्रम MUDA मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने की मांग वाली याचिका के बाद सामने आया। सिद्धारमैया और राज्य की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने कहा कि वे याचिकाएं पर आपत्ति दर्ज कराएंगे और जस्टिस M नागप्रसन्ना ने शुरू में अंतरिम रूप से ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे। याचिकाकर्ता के वकीलों ने इस पर आपत्ति जताई थी। न्यायालय ने कहा है कि ये न्यायालय जिला कोर्ट की रिपोर्ट प्राप्त करने तथा उस पर आदेश पारित करने की अनुमति नहीं देगा जब मामला इस न्यायालय द्वारा सुना जा रहा हो। इसीलिए इस न्यायालय के समक्ष लंबित कार्रवाई की सुरक्षा के लिए मैं फाइनल रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दिए गए समय को 28/1/2025 तक बढ़ाना उचित समझता हूं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया लंबे समय से MUDA स्कैम के आरोपों का सामना कर रहे थे, लेकिन केस चलाने की ये कार्रवाई 3 एक्टिविस्ट की शिकायत पर हुई है। बेंगलुरु में 2 एक्टिविस्ट प्रदीप कुमार, SP TJ इब्राहिम और मैसूर की एक्टिविस्ट स्नेहमयी कृष्णा ने सिद्धारमैया के खिलाफ राज्यपाल थावरचंद गहलोत के सामने शिकायत दर्ज करवाई थी। जब सरकार किसी जमीन का अधिग्रहण करती है तो मुआवजे के तौर पर दूसरी जगह जमीन देती है। पूरा कथित MUDA स्कैम भी इसी से जुड़ा हुआ है। ये पूरा मामला सिद्धारमैया की पत्नी BM पार्वती को मुआवजे के रूप में मिली 14 प्रीमियम साइट से जुड़ा है। ये प्लॉट मैसूर में है और आरोप है कि सिद्धारमैया और उनकी पत्नी पार्वती ने MUDA से गैर कानूनी तरीके से जमीन ली। दावा है कि इसमें 4000 करोड़ रुपए का घोटाला भी हुआ। और दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग के दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती में अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने में विफलता पर आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। बता दें आपको कि इस संदर्भ में आइए इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि क्या ईडी के समन के खिलाफ कोई कानूनी उपाय है। समन पर उपस्थित न होने पर दंडात्मक उपाय आखिर क्या है। आम आदमी पार्टी के MLA अनामतुल्लाह खान को ईडी ने उनके टेन्योर के दौरान
दिल्ली वक्फ बोर्ड में एलिज्ड मनी लॉन्ड्रिंग और इर्रेगुलरिटीज के संबंधित में कई बार समन किया, लेकिन उन्होंने पर्सनल कमिटमेंट्स का हवाला देते हुए अपीयर करने से इनकार कर दिया, जिस पर ईडी ने सेक्शन 174 आईपीसी के तहत प्रोसीडिंग्स शुरू की और डिलिबरेट इवेजन का आरोप लगाया। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ईडी के समन का पालन ना करना लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का कारण बन सकता है? सबसे पहले एक समन एक फॉर्मल डायरेक्टिव होता है जो किसी व्यक्ति को निर्धारित समय और स्थल पर अपीयर होने के लिए ऑर्डर देता है। ईडी द्वारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इशू किए गए समन का पालन ना करने पर काफी गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं, जैसे पब्लिक सर्वेंट के समन का पालन ना करने पर 4 महीने तक की जेल या जुर्माना हो सकता है। गलत जानकारी देने या आवश्यक डिटेल्स फर्निश ना करने पर 4 महीने तक की जेल हो सकती है। ईडी एसेट्स को अटैच करने या कंप्लायंस इंश्योर करने के लिए कोर्सिव मेजर्स इन्वोक कर सकती है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.